हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो क्लास है वो सामाजिक विषय पर आधारित है। सामाजिक विषय पर एक श्रृंखला कंटिन्यू है। उसी श्रृंखला के तहत आज 2017 के पेपर का ये पार्ट 2 है। अगर हम बात करें पार्ट 1 की तो वो मैं अपलोड कर दिया हूँ। पहले आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज की क्लास। आज की क्लास की अगर हम बात करें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? प्रमुख नारे। इससे एक प्रश्न हर साल एनएमएमएस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वाक्य किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। इस चीज़ को आप जरूर मेंशन कर लीजिएगा। जो प्रमुख नारे थे उनको भी हम मेंशन कर दे रहे हैं, जैसे जय जवान जय किसान। ठीक है, ये किसने कहा था? जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारे को फेमस किसने किया था? अगर हम बात करें इनकलाब जिंदाबाद के नारे को फेमस किसने किया था, तो वो भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद नारे से कौन जुड़ा है? भगत सिंह। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इसे लिखा किसने था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है, ये नारा किसने लिखा था? तो नारा जो है वो लिखे थे मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना, इसको भी नोट कर लीजिएगा, मौलाना हसरत मोहानी। बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को इसमें कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन इस नारे को प्रचलित किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। ठीक है, भगत सिंह जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा असेंबली में जब भगत सिंह बम फोड़े थे, उसी समय भगत सिंह और उनके जो सहयोगी थे इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, और उसी समय से यह नारा काफ़ी पूरे भारत में फेमस हो गया था। ठीक है, चलिए। आराम हराम है। आराम हराम है। आराम हराम है। अगर हम बात करें आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? तो ये पीटी नेहरू ने दिया था, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम हराम है। ठीक है, ये सब मेंशन करते जाइएगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, सारे जहां से अच्छा, मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा कौन दिया था? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल। इसे जरूर मेंशन कर लीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। ये सब लिखते जाइएगा कि सरफरोशी की तमन्ना, राम प्रसाद बिस्मिल इस नारे को फेमस किया था। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। ये नारा किसने दिया था? ये नारा जो है लाला लाजपत राय ने दिया था। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी, आप इसे मेंशन कर लीजिएगा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य की हुकूमत के ताबूत की कील साबित होगी।
तो लाला लाजपत राय ने दिया था। ठीक है। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, किसने दिया था? भगत सिंह। जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। ऐसे बहुत सारे नारे हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इसको लिख लीजिए। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये जो नारा था इसे पीटी नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा दिया था। पूर्ण स्वराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पूर्ण स्वराज, यह नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पीटी नेहरू ने ही इसे दिया था। पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऐसे ही अगर हम बात करें करो मरो, करो या मरो, यह नारा किसने दिया था? करो या मरो, ये नारा दिए थे महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने देशवासियों को एक मंत्र दिया था, और वो मंत्र क्या था? यही था, करो या मरो। यानी कि अब स्थिति ऐसी है कि जब तक स्वतंत्रता प्राप्त न हो जाए तब तक चैन से नहीं बैठना है। यानी कि करो या मरो वाली स्थिति हमेशा बनी रहनी चाहिए, यानी हमेशा काम करने की आवश्यकता है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे हैं। श्रमेव जयते, श्रमेव जयते, इंदिरा गांधी। और इनके पुत्र थे संजय गांधी। बात कम काम ज्यादे, संजय गांधी। ये इन्होंने कहा था, बात कम और काम ज्यादे, संजय गांधी। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लीजिए। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, कौन कहा था? दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती को भारत के पुनर्जागरण का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का मार्टिन लूथर कौन है? तो दयानंद सरस्वती जी हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इन्होंने ही दिया था। जनगण मन, बंकिम चंद्र टचर्जी। लिख लीजिए, जनगण मन का नारा किसने दिया था? बंकिम चंद्र, जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। जनगण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। जनगण मन, ये भारत का राष्ट्रगान भी है। रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम की बात करें तो वो वंदे मातरम बंकिम चंद्र टचर्जी ने दिया था। वंदे मातरम। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, वंदे मातरम बंकिम चंद्र टचर्जी, बंकिम चंद्र टचर्जी ने, बंकिम चंद्र
टचर्जी ने दिया था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसे नारे हैं जो हमारे इतिहास में हमारे लिए एक गौरव का अनुभूति कराते हैं और इन नारों को हमें जो है हमेशा सजो कर रखने की आवश्यकता है। ये नारे एग्ज़ाम में पूछे जाएं इसलिए नहीं तैयार होना चाहिए, ये नारे हमेशा आपकी जुबान पर याद होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चंस आगे पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए पहले आप इन नारों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करने के बाद आप इसे अवश्य तैयार कर लीजिएगा। इससे दो फायदा है, एक तो आपको याद होना चाहिए और दूसरा ये एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया। तो शिक्षा के अधिकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि कब जोड़ा गया था। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में सन 2000 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? सन 2000 ईस्वी में जोड़ा गया था। ठीक है, 2000 ईस्वी में। पहली चीज़, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, सन 2000 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो 21 क में, तो अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 क, इससे जो है 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे संबंधित कि मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? तो सन 2000 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया था। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे तो उस समय भी हम इस चीज़ का जिक्र किए थे। आप मौलिक अधिकार के पेज पर, मौलिक अधिकार आप हमारे NMMS के पेज पर जाइए और भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकार पर प्लेलिस्ट में आप जाइए। वहाँ से आप अगर देखेंगे तो पूरा मौलिक अधिकार में बहुत डिटेल बताया हूँ और आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो वहाँ से जा कर के भी आप इसे देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तब। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके लिए भी आप राज्य व्यवस्था के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैं वहाँ पे बताया हूँ कि जितनी इम्पोर्टेंट समितियाँ थीं उनके अध्यक्ष कौन थे। तो वहाँ से सभी समितियों के अध्यक्ष का नाम आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में भारतीय राज्य व्यवस्था पर जाएंगे और वहाँ से आप समितियों के अध्यक्ष वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से आपको मिल जाएगा। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का कौन सा विषय संघ सूची में है? ध्यान से देखिए, इसमें कौन कौन से दिए गए हैं ऑप्शन में? चिकित्सा, ध्यान से देखिए, ये राज्य सूची का विषय है। पुलिस, ये भी राज्य सूची की विषय है, जैसे यूपी पुलिस लिखा रहता है तो वह उत्तर प्रदेश यानी कि राज्य सरकार यानी कि राज्य सूची का विषय है। और शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। हमें कई बार आपको बता चुका हूँ, शिक्षा और वन ये दोनों जो है ये समवर्ती सूची का विषय हैं, इसलिए आप इन दोनों को याद कर लीजिए, कभी भी ये दोनों पूछे जा सकते हैं। और रक्षा जो है ये डिफेंस की अगर हम बात करें, रक्षा की अगर बात करें तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डिफेंस जो है ये संघ सूची का विषय है, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जब मैं सूची पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैं पूरा डिस्कस किया था। सूची 7वीं सूची में दिया गया है। ठीक है, संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, इसको मैं पूरा डिटेल पढ़ा दिया हूँ। आप पिछली वीडियोज़ में जा कर के चेक कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? मैं पिछली वीडियो में इसको बताया था। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। देखिए, ये हर साल ये सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप NMMS एग्ज़ाम की बात करेंगे, अभी ये मैं तीसरा साल पढ़ा रहा हूँ, तीसरे साल का पेपर। इसके पहले 2015, फिर 2016 और ये 2017। जितने प्रश्न हैं सब रिपीटेड प्रश्न हैं।
इसका मतलब ये कि अगर आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ लें और इन पर आधारित आने वाले अन्य क्वेश्चंस को भी अगर आप देख लेते हैं तो 35 के 35 प्रश्न आप टारगेट कर लेंगे और बहुत ही इजी हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हम पहले पिछले सालों के पेपर्स को ही अध्ययन आपको करा दे रहे हैं और उस पर संभावित जो अन्य प्रश्न हैं, अन्य फैक्ट्स हैं, उनको भी हम बताते चल रहे हैं ताकि वहाँ से भी अगर क्वेश्चन आए तो आप बना लें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त की आयु, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, 65 वर्ष होता है। वहीं अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, उच्च न्यायालय की बात करें, तो सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर होने की जो आयु होती है, ठीक है, सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो 65 वर्ष है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की। अगर हम उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो वो 62 साल हैं। कितने वर्ष हैं? हाई कोर्ट में 62 वर्ष हैं। लेकिन 114वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है जिसमें इसे 62 वर्ष से 65 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। अगर वो पास हो जाता है तो हाई कोर्ट के भी जो न्यायाधीश हैं उनके सेवानिवृत्ति की जो उम्र सीमा होगी वो 65 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत जल्द हो जाएगा। FIR का फुल फॉर्म क्या है? तो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम मानवाधिकार दिवस की बात करें तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं, जितने दिवस हैं उन दिवस को आप जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर के दिसंबर तक जितने प्रमुख दिवस हैं उन दिवस को आप शॉर्ट लिस्टेड कर लीजिए और उन्हें तैयार कर लीजिए, क्योंकि प्रमुख दिवस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो प्रमुख दिवस आपको याद होना चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं प्रमुख दिवस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख दिवस को हम डिस्कस कर देंगे। अब यहाँ पे इसलिए नहीं डिस्कस करेंगे कि ताकि यहाँ पे वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम कभी इसे नेक्स्ट टाइम इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसे खुद से भी कर सकते हैं। जितने प्रमुख दिवस हैं उन दिवस की आप एक लिस्ट बना लीजिए और उसे तैयार कर लीजिए। सर्वोच्च सेनापति कौन है? अगर हम सर्वोच्च सेनापति की बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। ठीक है, तो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था सार्वजनिक संस्था के रूप में कार्य करती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में WHO काम करता है? तो इसको लिख लीजिएगा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO जो है वो सार्वजनिक संस्था के रूप, सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में कार्य करती है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो संघ शासित प्रदेश अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो कवरत्ती है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? कवरत्ती है। तो इस तरह से जो है आप इसे जितना मैंने बताया है इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। लेकिन जो संघ शासित प्रदेश हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो कुल 8 संघ शासित प्रदेश हैं। काफ़ी बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज्ड होते हैं, वो बार बार तैयार करते हैं, याद नहीं होता है। तो हम आपको एक बार बता देते हैं आसान तरीके से कि कैसे आपको सभी केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले आप दिल्ली को याद करिए। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो राजधानी होगी वो नई दिल्ली। इसे याद करना बहुत आसान है। ठीक है, चंडीगढ़ की राजधानी, चंडीगढ़ भी जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ की राजधानी यहीं पे होगी। ठीक है, तो इस तरह से दो तो आपको ऐसे ही याद हो गया। दमन, दीव एवं दादर नगर हवेली, ध्यान से देखिए, दमन, दीव एवं दादर नगर हवेली की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखिए, इसका जो राजधानी होगी वो दमन हो जाएगी। क्या राजधानी हो जाएगी? दमन।
देखिए इन तीनों का तो ऐसे ही याद हो गया, दिल्ली का दिल्ली, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दमन का दमन, कहीं कोई हेडेक नहीं है। आप आसानी से इन तीनों को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। 2020 में, जनवरी 2020 में दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया था, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी होती है, तो कहाँ कठिन है, देखिए पुडुचेरी की जो राजधानी है वो कहाँ पे है, पुडुचेरी ही है। तो अभी तक 1 2 3 4 मैंने डिस्कस कर दिया। ये चारों की राजधानी लगभग वही है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, इसलिए 4 ऐसे याद हो गए। जम्मू कश्मीर का सबको पता है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होती है। अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो जम्मू एंड कश्मीर, इसकी जो राजधानी है वो क्या है, श्रीनगर है, श्रीनगर है। लद्दाख, ये 4 ये 5 हो गया। छठवां जो है लद्दाख। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी कहाँ पे है, लेह, ठीक है ना। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, 6 तक आप अच्छे से तैयार कर लिए। अब 2 बचा है, उन दोनों की राजधानी को हमें याद करना है। तो एक लक्षद्वीप बचा है, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अभी हम आपको बताएं कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है, कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवरत्ती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक और बचा, 8वां। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पे है, इसको कैसे आप याद रखेंगे। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर। मात्र यही 2 आपको याद रखना है, एक लक्षद्वीप की कवरत्ती और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। 7वां जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। 7 ये हो गया और 8वां जो है लक्षद्वीप कवरत्ती हो गया। तो सिर्फ 7वां और 8वां यही 2 याद रखना है, बाकी सब की राजधानी आपको पता है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो याद करने का ये तरीका अपनाना चाहिए कि किसकी राजधानी पहले सेम है तो आप उसको, फिर किसकी आसान है फिर आप उसको, और जो कठिन है उनको आप तैयार कर लीजिए। तो फिर इस तरह से सभी आप राजधानी को याद कर लेंगे। और इसके बाद जितने भी राज्य हैं, राज्यों की राजधानी, इसे आप ये होमवर्क ले लीजिए, इसे आप खुद ये काम कर लीजिए कि राज्यों को लिख लीजिए और उनकी राजधानी को लिख लीजिए, ठीक है। मैंने आज केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी आपको बता दिया है। अब आपका काम है राज्यों की राजधानी याद करना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पेपर पेन उठाइएगा, पूरा राज्य लिख लीजिएगा और उसकी राजधानी लिख लीजिएगा और उसे भी याद कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको राज्य राजधानी याद होते हैं तो आप एक प्रश्न वहाँ से भी बना सकते हैं। हर साल एक प्रश्न जो है राज्य और राजधानी से पूछता है और ये बहुत आसान होता है। अगर आप राज्य राजधानी के प्रश्न गलत कर देंगे तो आपका बहुत बड़ा फॉल्ट माना जाएगा, क्योंकि राज्य राजधानी गलत नहीं होना चाहिए। ये सब आसान क्वेश्चन में आते हैं। अगर आप आसान क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आसान क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए, और जो टफ क्वेश्चन होता है वो सारे बच्चों के लिए टफ होता है। उसमें गलती हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसान प्रश्न आप अवश्य बना लें। जो बच्चे आसान प्रश्न भी गलत करके चले आते हैं वही बच्चे कंपटीशन में बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें आसान प्रश्नों को भी टारगेट करना है। वीडियोस जितनी हैं उन सारी वीडियोस को आप देख लेंगे, जितनी वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप इस एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करेंगे, आप मेरिट में भी आ सकते हैं। इसलिए जो है आप वीडियोस को लगातार देखते रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक करें तथा बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दें ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन हो इस तरह का आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।